हेलो एंड वेलकम टू धुरीना। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीडीएस की भर्तियों की, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की भर्तियों की, जो कि भारतीय डाक सेवा ने हाल ही में जारी की है। तो आइए इस जॉब नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार से जाना जाए। सबसे पहले अगर बात की जाए इसकी पोस्टों की, तो कुल मिलाकर 38,926 ग्रामीण डाक सेवक की पोस्टें जारी की गई हैं भारतीय डाक सेवा के द्वारा, और जिसमें से ब्रांच पोस्ट मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर और ग्रामीण डाक सेवक की भर्तियां शामिल हैं। और अगर बात की जाए इसके एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म 2 मई 2022 से जारी कर दिए गए हैं और इन एप्लीकेशन फॉर्म्स को आप भर सकते हैं 5 जून 2022 तक। अगर बात की जाए इसके टीआरसीए की कि आपको इन पोस्ट को आपको कितना मिलेगा, तो मिनिमम टीआरसी के 4 घंटे के लिए लेवल 1 के लिए कितना रहेगा, ब्रांच पोस्ट मैनेजर के लिए रहेगा 12,000 रुपए और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर और डाक सेवक के लिए रहेगा 10,000 रुपए। अब बात करते हैं कि ग्रामीण डाक सेवक होता क्या है, इनका काम क्या रहता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार का पत्र भेजता है तो उस पत्र को डाकिया आपके घर तक पहुंचाने का कार्य करता है और उसको कहते हैं ग्रामीण डाक सेवा, जो एक सरकारी नौकरी होती है। और इसके आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी निकले हुए हैं इसकी साइट पे। अगर आप जानना चाहते हैं इसकी साइट क्या है, तो साइट है https:/indiapostgdsonline.gov.in। यहाँ से जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सरकार ने ग्रामीण डाक सेवक की भर्तियां निकाली हैं, जो गांव के लोगों को हर तरीके की सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा सके और सभी लोगों को इन सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सके। और अगर बात की जाए कि जीडीएस क्या क्या कार्य करता है, तो ग्रामीण डाक सेवक के क्या क्या काम होते हैं। ग्रामीण डाक सेवक के कई प्रकार के काम होते हैं, जैसे कि अलग अलग कार्य, जैसे कि मुख्य कार्य इनमें से क्या रहता है, पत्र पोस्ट के माध्यम से जिसको घर जाकर लोगों तक दिया जाता है। इसके अलावा अगर उसको डाक विभाग से कोई भी योजना का अगर लोगों को जानकारी देनी है, उसका काम भी जीडीएस का रहता है। अगर योजनाओं का लाभ दिलाने में लोगों की मदद करनी है, सही जानकारी देनी है फॉर्म भरने की, तो भी वो जीडीएस का ही काम रहता है। डाक से जुड़ी सेवाओं को लोगों तक पहुंचाना, वो भी काम किसका रहता है, ग्रामीण डाक सेवक का रहता है। किसी भी सामान को सही जगह और सही व्यक्ति तक पहुंचाने का काम भी ग्रामीण डाक सेवक का रहता है। और पोस्ट ऑफिस के द्वारा बैंक से जुड़ी जानकारी लोगों को उपलब्ध करवाना भी ग्रामीण डाक सेवक का ही कार्य रहेगा। आइए अब बात करते हैं कि आप इस फॉर्म को भर कैसे सकते हैं, इसकी योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो अगर उम्र सीमा की बात की जाए, एज लिमिट की बात की जाए, तो अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इसकी जो आयु है वो है 18 वर्ष मिनिमम और 40 साल तक आप इसे भर सकते हैं, अगर आप ग्रामीण डाक सेवक के लिए आवेदन करना चाहते हैं। और एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए उम्र में छूट भी दी गई है, जो कि रहेगी, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल तक की छूट, ओबीसी 3 साल तक की छूट, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए 10 साल तक की छूट है, और पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी के लिए 13 साल की, और पीडब्ल्यूडी प्लस एससी और एसटी के लिए 15 साल तक की। और अगर बात की जाए कि ग्रामीण डाक सेवक की योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या क्या योग्य होना चाहिए, क्या क्या किया होना चाहिए, तो अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th क्लियर होनी चाहिए, यानी कि 10वीं कक्षा के माध्यम विद्यालय से पढ़ा हुआ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, गणित और अंग्रेजी में उत्तीर्ण। यानी कि क्या क्या जरूरी है, इंग्लिश सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट जरूरी होना जरूरी है आपके डीएमसी में। 10th के डीएमसी में अगर आपने किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई की है, और मान्यता प्राप्त होना बहुत जरूरी है भारत सरकार, राज्य सरकार या फिर संघ द्वारा। उसके अलावा अगर स्थानीय भाषा की बात की जाए, तो जो पर्टिकुलर स्टेट है, डिफरेंट स्टेट्स में इसकी भर्तियां निकली हैं, तो जो पर्टिकुलर स्टेट है उसकी जो भाषा है स्पेसिफिक, उसका भी एक अलग से एग्जाम होगा। अगर आप ग्रामीण डाक सेवक बनना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र की ग्रामीण भाषा की जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और आपको ग्रामीण परिवेश में रखने के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए, तभी आप ग्रामीण डाक सेवक का एग्जाम भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस किस डिफरेंट स्टेट्स में कितनी कितनी पोस्टें निकली हैं, ताकि आप जान सके कि आपके एरिया में कौन सी पोस्ट है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कौन सी स्टेट है
फिर उनका जो लैंग्वेज नेम, वहां पर लैंग्वेज जो होनी जरूरी है, और फिर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकली है मैं वो आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात की जाए आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश जो लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी तेलुगु, और पोस्ट निकली है 1716। उसके बाद अगर बात की जाए असम की, असामीज या असोमिया इसकी लैंग्वेज रहेगी, 951 पोस्ट इसकी खाली है। उसके अलावा अगर आप असम बंगाली या बंगला में देना चाहते हैं, बोडो में देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश में देना चाहते हैं, तो उस अकॉर्डिंग भी इसकी भर्तियां हैं 14347 या फिर 2 पोस्ट। अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार का जो लैंग्वेज रहेगा वो रहेगा हिंदी, और 990 पोस्ट इसमें निकली है। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, जो इसकी मेन लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी हिंदी, और 1253 जो है पोस्ट से निकली है। उसके अलावा दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली की जो लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी हिंदी, और 60 पोस्टें कुल मिलाकर निकली हैं। उसके अलावा गुजरात की बात की जाए तो लैंग्वेज रहेगी गुजराती, और जो पोस्ट निकली है वो है 1901 पोस्टें। हरियाणा की बात की जाए तो आपको हिंदी आनी जरूरी है, और 921 पोस्ट से निकली है हरियाणा के लिए। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, जो लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी हिंदी, और कुल मिला के पोस्ट है 1007। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो आपके पास लैंग्वेज के 2 ऑप्शन रहेंगे, हिंदी और उर्दू, तो उसके लिए जो रहेगी नंबर ऑफ पोस्ट वो है 265। झारखंड की बात की जाए तो हिंदी ही उसकी लैंग्वेज रहेगी, और 610 नंबर ऑफ पोस्ट हैं जो टोटल इस स्टेट में, इस सर्कल में निकली है। उसके अलावा कर्नाटका की लैंग्वेज रहेगी कन्नड़, और 2410 सीटें जारी की गई है। उसके अलावा केरला में मलयालम लैंग्वेज रहेगी, और 2203 पोस्टें निकली हैं। उसके अलावा मध्य प्रदेश में हिंदी लैंग्वेज रहेगी, और 4074। महाराष्ट्र की लैंग्वेज जो रहेगी वो रहेगी कोंकणी या फिर मराठी, और नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी कोंकणी या मराठी में 42, और सिर्फ मराठी में 2984। अगर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात की जाए, उस सर्कल की बात की जाए, तो आपकी जो लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी या तो बंगाली या हिंदी या इंग्लिश। बंगाली चूज करेंगे तो उसके लिए जो पोस्ट हैं वो है 166, और अगर हिंदी इंग्लिश चूज करते हैं उसके लिए पोस्ट हैं 236। तो इस अकॉर्डिंग आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं आपकी क्या मेन लैंग्वेज है और आपने किस में अपना फॉर्म भरना है। अगर बात करते हैं आगे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की, जहां अगर आप लैंग्वेज चुनते हैं मणिपुरी या फिर इंग्लिश, तो उसके लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी वो रहेंगी 56। अगर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आप मिजो लैंग्वेज को चुनते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 93। अगर आप ओडिशा सर्कल से हैं तो आपकी जो लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी ओरिया, और पोस्टें हैं 3066। अगर पंजाब की बात की जाए तो आपके पास 2 ऑप्शन, आप हिंदी या इंग्लिश में से कुछ चूज कर सकते हैं या फिर पंजाबी चूज कर सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश चूज करते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट है 21, और अगर आप पंजाबी चूज करते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट है 948। अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की पोस्टें रहेंगी, हिंदी में आपको उसको करना पड़ेगा, और जो पोस्टें हैं वो है 2390। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो लैंग्वेज रहेगी तमिल, और नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी 4310। तेलंगाना की बात की जाए तो जो लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी तेलुगु, और जो पोस्टें हैं वो रहेंगी 1226। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आपकी लैंग्वेज रहेगी हिंदी, और पोस्टें हैं 2519। उसके अलावा उत्तराखंड की बात की जाए तो हिंदी आपकी लैंग्वेज रहेगी, और 353 पोस्टें रहेंगी। वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो बंगाली आपकी लैंग्वेज रहेगी, और 1850 आपकी पोस्ट रहेंगी। वेस्ट बंगाल में अगर आप हिंदी या इंग्लिश में से कुछ लैंग्वेज चूज करते हैं अपने फॉर्म भरते हुए तो आपकी पोस्ट रहेंगी 48। वेस्ट बंगाल में अगर आप नेपाली लैंग्वेज को चूज करते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी 26। वेस्ट बंगाल में अगर आप नेपाली या बंगाली में से चूज करते हैं तो 13, और वेस्ट बंगाल में नेपाली या इंग्लिश में से चूज करते हैं तो 26। तो कुल मिला के ये सब पोस्टें मिला के हो गई 38,926। तो आप देख सकते हैं आपके स्टेट क्या है, और उस अकॉर्डिंग लैंग्वेज चूज करके आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ही दिन पड़े हैं जिसमें फॉर्म आप भर सकते हैं और इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शंस की कि आपको क्या क्या जरूरी है अगर आपने रजिस्टर करना है इस फॉर्म के अंडर, और फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपको अपना एक फोन नंबर एंटर करना है 10 डिजिट्स का, जिस पर आपको मैसेज आ सकता है, SMS आ सकता है। उसके अलावा ईमेल ऐड करनी है, एक वैलिड ईमेल आईडी आपको ऐड करनी है। कैंडिडेट शुड मस्ट प्रोवाइड द वैलिड मोबाइल नंबर एंड ईमेल थ्रू विच ही विल रिसीव द फर्दर नोटिफिकेशन। आप जब अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे और अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देंगे तो उसके बाद की जो भी एग्जाम की रिलेटेड डिटेल्स होंगी वो सब आपको या तो SMS पे आ जाएंगी या फिर मेल कर दी जाएंगी
याद रखिए जो भी आप मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डाल रहे हैं वो एक्टिव होनी चाहिए, आप उसको यूज कर रहे हो उस ईमेल आईडी और उस फोन नंबर को, ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। उसके अलावा अगर आपने रजिस्ट्रेशन की है तो एक मोबाइल नंबर पर एक ही रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है और एक ईमेल आईडी पर एक ही रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है, आप डबल कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आपने अपना नाम डालना है और 10th का सर्टिफिकेट डालना है। नाम वही डालिएगा जो 10th के सर्टिफिकेट में आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। नाम की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, अगर सरनेम लगा हुआ है तो वही सरनेम डालिएगा, नहीं तो मत डालिएगा। स्पेलिंग का भी ध्यान रखिएगा कि आप क्या फिल कर रहे हैं। उसके अलावा जो आपकी 10th क्लास के सर्टिफिकेट में फादर्स मदर्स का जो जो नाम रजिस्टर्ड है वो सब आप डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, जो भी आपकी 10th की डीएमसी में जो भी डेट ऑफ बर्थ है। उसके अलावा जेंडर, उसके अलावा कम्युनिटी, जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, और कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी डाल दीजिएगा साथ में। उसके अलावा अगर आप जिस भी स्टेट में, जिस भी अभी हमने जितने डिफरेंट स्टेट सर्कल की बात की, तो जिस भी सर्कल से आप बिलोंग करते हैं 10th आपने वहां से पास करी होनी चाहिए और आपने अपना पोस्टल सर्कल उस अकॉर्डिंग डालना है। और लिस्ट ऑफ स्टेट्स मैंने आपको बता दी है, आप वहां पर देख सकते हैं। उसके अलावा आपने क्या मेंशन करना है, आपने 10th क्लास कब लास्ट पास की है वो आपने मेंशन करना है। उसके अलावा अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो उसका आपने स्टेटस डालना है, यस या नो करके। डिसेबिलिटी है तो क्या डिसेबिलिटी है उसका प्रूफ डालना है। और उसके अलावा लैंग्वेजेस सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी लैंग्वेज, आपने 10th में आपकी कौन कौन सी आपके पास लैंग्वेजेस थी। उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं या नहीं हैं, अगर एम्प्लॉयर हैं तो एनओसी आपके पास होनी चाहिए कि आप वहां पर अप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन है कि कैंडिडेट नीड्स टू अपलोड हिज और हर लेटेस्ट फोटो एंड सिग्नेचर इन जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट। ध्यान रखिएगा, आप जो फोटो अपलोड कर रहे हैं वो तभी वैलिड मानी जाएगी, वो तभी एक्सेप्ट होगी, आपका फॉर्म तभी अच्छे से भरा जाएगा जब आप जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में उसको अपलोड करेंगे। और उसका साइज क्या होना चाहिए, 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको क्या अपलोड करना है, एक सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर का एक प्रॉपर, और जिसका जो साइज होगा वो 20 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि 20 किलोबाइट से ऊपर उसका साइज नहीं होना चाहिए आपके सिग्नेचर का। और फोटो का साइज क्या नहीं होना चाहिए, 50 किलोबाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखिएगा कि जो फॉर्मेट है जो फोटो का वो किस में डालना है, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में। आई होप आपको रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स क्लियर होंगी। तो देरी किस बात की, आज ही इस फॉर्म को भरिए और अपने फ्यूचर पर 4 चांद लगाइए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।